It is against the principle of equity. It is against the principle of propriety. That is the policy. समझ आ रहा है? क्लियर है? तो जो मैं आपको स्टार्टिंग में पर्पस बताती हूं, दैट इज द पॉलिसी ऑफ द टॉपिक. ऑल राइट. सो सेक्शन 53 को रीड करेंगे. इसका एक ओवरऑल मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया था. अब इसको वन बाय वन रीड करेंगे. पहले क्लॉज 1 से स्टार्ट करेंगे. एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. वर्ड यूज हुआ है ट्रांसफर. तो ट्रांसफर वर्ड को सेक्शन 5 के साथ इंटरलिंक करेंगे. दैट यहां पे इवन दो दैट ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, बट होना तो एक वैलिड ट्रांसफर ही चाहिए. एज इन भले इंटेंशन आपकी डिफ्रॉड करने की थी, बट क्योंकि वर्ड ट्रांसफर यूज हुआ है तो सेक्शन 5 के इंग्रेडिएंट्स तो पूरे होने चाहिए. दैट मींस पार्टीज का एक्ट होना चाहिए. ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों लिविंग पर्सन्स होने चाहिए. इसके अलावा प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. पढ़ा था उसमें हमने. सो इवन दो डजंट मैटर दैट द इंटेंशन बिहाइंड सच ट्रांसफर वाज अ मैलिफाइड वन. इंटेंशन की वजह से वो ट्रांसफर वॉइडेबल हो रहा है, बट ट्रांसफर जो किया गया है, चाहे मैलिफाइड इंटेंशन से ही सही, बट ट्रांसफर जो किया गया है वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एक वैलिड ट्रांसफर. क्योंकि अगर ट्रांसफर ही सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है तो फायदा क्या है उसको, वॉइडेबल या नॉट वॉइड, वो तो वैसे ही वैलिड नहीं है ना. सामने वाला पर्सन लिविंग नहीं है जिसको भले ही इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर, उस इंटेंशन से अगर ट्रांसफर किया गया है, बट जिसको ट्रांसफर किया गया है मैलिफाइड इंटेंशन से वो लिविंग पर्सन ही नहीं है, तो उसके बाद वॉइडेबल बोल के कोई फायदा, वो तो वॉइड ही है ना, वैसे ट्रांसफर ही वॉइड है. तो ट्रांसफर एक वैलिड ट्रांसफर होना चाहिए बिकॉज द वर्ड यूज्ड इज transfer, which is always interlinked with section 5. That means there must be act of the parties for whatever purpose, but there must be act of the parties. There must be the competency of the parties. कि ट्रांसफरर भले ही किसी भी इंटेंशन से कर रहा हो, सेक्शन 7 में ट्रांसफरर बनने के लिए जो कॉम्पिटेंसी दी है वहां कहीं भी लिखा है कि इन गुड फेथ गुड इंटेंशन से ही करना है? नहीं. वहां पे दिया है आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए हो, आपके पास एंटाइटलमेंट या ऑथराइजेशन होना चाहिए, तो वो यहां पे फुलफिल होना चाहिए. हाँ डेफिनेटली वॉइडेबल होगा. क्यों? क्योंकि इंटेंशन मैलिफाइड थी, बट ट्रांसफर वैलिड होना चाहिए. इफ इट इज एन इनवैलिड ट्रांसफर नॉट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, नॉट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 और 7, सेक्शन 6 और 7 भी है. 7 तो ट्रांसफरर की कॉम्पिटेंसी है, और 6 में हमने देखा था दैट द प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफरेबल. दैट मींस अगर स्पेक सक्सेशन इसको ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर अगर आप नियर राइट ऑफ री एंट्री एटसेट्रा ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज अ वॉइड ट्रांसफर इटसेल्फ. तो फिर उसको वॉइडेबल करके तो आगे की बात है, पहले एक वैलिड ट्रांसफर होना चाहिए. ऑल राइट. सो इट शुड बी अ ट्रांसफर. दैट मींस एज पर सेक्शन 5, 6 एंड 7. और ट्रांसफर का सब्जेक्ट मैटर शुड बी इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो लाइक सेक्शन 41, 43, 52, यहां पे भी हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी. तभी वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के अंडर आएगा. एंड दैट टू मेड विद द इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर. मतलब वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक वैलिड ट्रांसफर किया गया है, उस ट्रांसफर के पीछे अल्टीमेट इंटेंशन वाज to delay or to defeat the interest of the creditors of the transferor. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, creditors of the transferor को अंडरलाइन कर लेना. So the intent, यहां पे क्या बोला गया है, पहले तो एक ट्रांसफर होना चाहिए, वो ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, और उस ट्रांसफर के पीछे अल्टीमेट इंटेंशन शुड बी ईदर टू डिले द क्रेडिटर्स or to defraud the creditors. Defraud or defeat. All right. Defeat का मतलब है defeating the rights of the creditors. मतलब जिस प्रॉपर्टी में से क्रेडिटर अपना राइट, अपनी डेट को रिकवर कर सकते थे, वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी. ऐसा करके I have defeated
द इंटरेस्ट और द राइट ऑफ माई क्रेडिटर। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डिफीट के साथ वर्ड यूज हुआ है डिले। अगर यहां पे मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, मतलब आई हैव नॉट स्ट्रेट अवे डिफीटेड द राइट ऑफ माई क्रेडिटर, रादर आई हैव जस्ट कॉज्ड अ डिले, वो मेरी प्रॉपर्टी को अटैच करवा देता और उसमें से अपना डेट रिकवर कर लेता, बट मैंने क्या किया, मैंने किसी को ट्रांसफर कर दी। जब मैंने ट्रांसफर कर दी तो जो वो अटैचमेंट प्रोसीडिंग है उसमें एक डिले कॉज हो सकता है। देयर विल बी अ डिले इन गेटिंग द प्रॉपर्टी अटैच्ड, बिकॉज पहले उसको उस थर्ड पर्सन के साथ डील करना पड़ेगा जिसको ट्रांसफर की गई है या जिसको ट्रांसफर करने का प्रॉमिस किया गया है, एंड देन इट विल बी अटैच्ड। एंड उस बीच में अगर उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन ओवर हो गया तो उसका जो मेरे अगेंस्ट डेट है इट विल बिकम टाइम बार्ड। तो अगर किसी भी ट्रांसफर के पीछे अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर, मेनली कई केसेस में ट्रांसफरर ट्रांसफरी दोनों की कॉमन इंटेंशन भी हो सकती है, बट मेनली जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है दैट इज ट्रांसफर मेड का मतलब है द वन हु इज मेकिंग द ट्रांसफर must have the intention to either defeat the interest or to delay the interest of the creditors of the transferor। अपने खुद के creditors की बात की जा रही है। The one who is making the transfer, उसी के creditors के interest को, उसी की intention थी कि मुझे कोई genuine interest नहीं create करना है उस सामने वाले person का, मुझे उस person का एक interest create करना है just because I want to either defeat the entire interest of my creditors, I want to prevent my creditor from recovering his debt from my property, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी ही बेच दी। तो यहां पे इंटेंशन प्रॉपर्टी बेच के किसी का इंटरेस्ट क्रिएट करने का नहीं है, प्रॉपर्टी बेच के अपने क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को कंप्लीटली डिफीट करने का है। या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर किया है नॉट विद द गुड इंटेंशन और नॉट इन गुड फेथ टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी, रादर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिले इन द प्रोसीजर ऑफ द क्रेडिटर्स। और एक डिले कॉज करने का मतलब है कि अगर डिले ज्यादा हुआ, अनरीजनेबल हुआ, इट में इवन लीड द कॉज ऑफ एक्शन बीइंग स्टेल और एक्सपायर्ड। उस क्रेडिटर का जो उस डेटर के अगेंस्ट, ट्रांसफरर के अगेंस्ट जो कॉज ऑफ एक्शन है, हो सकता है डिले की वजह से वो टाइम बार्ड हो जाए, वो स्टेल हो जाए, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर भी हो सकता है। इफ दैट वाज द इंटेंशन देन द इफेक्ट वुड बी कि वो वॉइडेबल होगा। बट अगेन द वर्ड विच इज यूज्ड हियर इज इंटेंट, मतलब कि अगर किसी क्रेडिटर को, क्रेडिटर के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, मतलब क्रेडिटर को अगर उस ट्रांसफर को अनल अवॉइड करना है तो क्रेडिटर को प्रूव तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रेडिटर को उस ट्रांसफर को बीइंग वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन, उसको अपना रिसेशन का, अनलमेंट का, अवॉइडिंग का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, देन ही विल हैव टू फाइल अ सूट फॉर रिसेशन। Yes or no? He will have to file a suit for rescission that ये जो ट्रांसफर ये दो लोगों के बीच में हुआ है ये रिसाइंड कर दिया जाए, कैंसिल, अवॉइड कर दिया जाए, because it is fraudulent. Now when the creditor has approached the court for rescinding or for avoiding the transfer, the burden to prove that he has the option of voidability, the burden to prove that the transfer was voidable lies upon the creditor. अगर क्रेडिटर अप्रोच कर रहा है कि मुझे ये ट्रांसफर जो है ये कैंसिल कराना, क्यों? क्योंकि ये मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है। क्यों मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 क्लॉज 1 दिस इज द फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर एंड आई एम द अग्रीव्ड क्रेडिटर। बीइंग एन अग्रीव्ड क्रेडिटर मेरे पास राइट है कि मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करके इसको वॉइडेबल, अनल, अवॉइड कर सकता हूं। तो बर्डन उसी पे होता है, द वन हु asserts, the one who approaches the court, the entire burden lies upon that person, that is the plaintiff। यहां पे उसमें plaintiff होगा क्रेडिटर जो अनल कराना चाहता है।
तो उसको प्रूव करना पड़ेगा और उसको अपने बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करने के लिए दैट ही इज एंटाइटल्ड टू annulment ऑफ द ट्रांसफर, ये प्रूव करने के लिए कि मैं एंटाइटल्ड हूं वॉइडेबल कराने के लिए उसको कुछ फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे। द फर्स्ट फैक्ट इज दैट बीइंग अ क्रेडिटर मेरा राइट है राइट ऑफ रिकवरी। पहले तो वो ये प्रूव करेगा, पहले ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि दो लोगों के बीच में मतलब उसका और ट्रांसफरर का आपस में एक डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है, यस और नो। तो पहले क्योंकि ये जो ट्रांसफर होगा इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर एंड नॉट एनी अदर पर्सन, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा दैट आई एम द क्रेडिटर टू दैट पर्सन हु इज द ट्रांसफरर, वो मेरा डेटर है। तो पहले तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा दैट देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ creditor and debtor between the plaintiff and the defendant, and then he will have to prove that being a creditor मेरा राइट है, मेरे फेवर में कोर्ट ने डिक्री भी पास की थी that I have a right to recover my debt from the property of this ex person। ये राइट मेरे पास है बट मैं इसके पहले अपना राइट एक्सरसाइज करता, इस पर्सन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। अब सिर्फ इतना प्रूव कर देगा तो उसको रेमेडी मिल जाएगी? नो, उसको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि इससे पहले मैं अपना डेट रिकवर करता, इस पर्सन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया और वो भी मैलाफाइड इंटेंशन से। सिर्फ ट्रांसफर करना इज नॉट फ्रॉड्यूलेंट, यस और नो, क्योंकि एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे जैसे चाहे ट्रांसफर कर सकता है। फ्रॉड्यूलेंट क्या होगा? ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विद एन इंटेंट टू डिसीव, एन इंटेंट टू डिफ्रॉड, एन इंटेंट टू ईदर डिफीट और डिले द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन की इंटेंशन मेरे इंटरेस्ट को डिफीट करने की है और ना ही एक जेन्युइन ट्रांसफर करने की। सामने वाले पर्सन की इंटेंशन एक जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट करने की नहीं है, रादर ही हैज अ मैलाफाइड फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन ओनली टू डिले और डिफीट माय इंटरेस्ट। प्रूफ करना पड़ेगा। द बर्डन लाइज अपॉन द क्रेडिटर बिकॉज द क्रेडिटर इज असर्टिंग द फैक्ट कि ये मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है। जब आप बोलोगे, सिर्फ बोलने पे तो कोर्ट बिलीव नहीं करती ना, यू हैव टू प्रूव। अब सारी चीजें, चलो पहले हमने देखा क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव हो जाएगा इजीली, हो जाएगा बाय, फॉर एग्जांपल दोनों के बीच में अगर एक प्रॉमिसरी नोट है तो ऑफिशियल प्रॉमिसरी नोट दिखा के प्रूव हो जाएगा कि हमारे बीच में ये डेट का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये रहा इसका प्रूफ, जिसमें ये डेटर है मैं क्रेडिटर हूं, ही ओज मी दिस। देन कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है that the creditor is entitled to the recovery of debt from the debtor, तो वो भी दिखाया जा सकता है that I am legally entitled to recover my debt from this person and from this person's property। ये तो प्रूव हो गया। बचा क्या? ये सब चीजें तो इजीली प्रूव हो गई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा के प्रूव हो जाएगा। बचा क्या? एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक आपके ऑप्शन पे ये वॉइडेबल हो ही नहीं सकता, दैट इज इंटेंशन। द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर टू डिसीव द क्रेडिटर, वो भी तो प्रूव करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमारे पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना हमारे पास ऐसा कोई मेथड है जिससे इंटेंशन जैसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम डायरेक्टली प्रूव कर पाए, लाइक डेट, लाइक डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। वो तो डायरेक्ट प्रूव हो रहा है ना, डायरेक्टली आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, प्रूव हो गया कि डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है। डायरेक्टली आपने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, प्रूव हो गया कि आप एंटाइटल्ड हो अपना डेट रिकवर करने के लिए। बट इंटेंशन, यहां पे वर्ड यूज हुआ है इंटेंट, मींस इंटेंशन, और इंटेंशन का मतलब होता है अ डिजायर। और डिजायर कैसा फैक्ट हुआ, फिजिकल या साइकोलॉजिकल? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? समथिंग अबाउट विच ओनली आवर माइंड इज कॉन्शियस। एविडेंस में पढ़ते हैं कि फैक्ट दो तरीके के होते हैं, फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट समथिंग जो कि हम अपने सेंसेस से कंसीव कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं,
और साइकोलॉजिकल फैक्ट का मतलब है ऐसी चीज जो फिजिकली परसीव नहीं की जा सकती, देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, बट एक ऐसा फैक्ट विच इज देयर इन आवर माइंड, एक ऐसा फैक्ट जिसके बारे में सिर्फ हमारा माइंड ही कॉन्शियस है, मतलब अवेयर है, ऐसे वो देखा नहीं जा सकता। जैसे इंटेंशन, किसी पर्सन की इंटेंशन थी नहीं थी, इंटेंशन बोनाफाइड थी या इंटेंशन मैलाफाइड फ्रॉडुलेंट थी, ये दिख रहा है क्या कहीं? नो। व्हाई? बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। और जब भी हम किसी साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करते हैं, लाइक इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस, इल विल, गुडविल, इनके लिए कभी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है लाइक द अदर फिजिकल फैक्ट्स। इसीलिए ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को हमें इनडायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से प्रूव करना पड़ता है। जैसे आपको याद हो कि ऑस्टेंसिबल ओनर और रियल ओनर में जब हम पढ़ रहे थे कि अगर रियल ओनर ने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि ये कैसे ट्रांसफर कर सकता है, ये तो सिर्फ ऑस्टेंसिबल ओनर है, इसने मेरी कंसेंट नहीं ली, मैं रियल ओनर हूं, ये भी तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। यस और नो? अगर मैं रियल ओनर हूं और वो साइकोलॉजिकल और वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, तो सिर्फ हमें नॉलेज ही तो है ना, क्योंकि अदरवाइज रिकॉर्ड पे, टाइटल डीड पे तो हर जगह पे उसका ही नाम है, वो रियल ओनर है और वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, दैट इज देयर ओनली इन देयर माइंड्स। इसीलिए उसके लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, हमने उसको इनडायरेक्टली प्रूव किया था कि इनडायरेक्टली देखेंगे कि प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास है, इनडायरेक्टली देखेंगे कि प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली देखेंगे कि कंसीडरेशन किसने दिया, तो कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं था उसके लिए, लाइक एनी अदर फैक्ट, लाइक डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। वैसे ही यहां पे भी अगर प्रूव करना है दैट ट्रांसफर तो किया गया, लेकिन ट्रांसफर करते समय जो ट्रांसफरर है उसके माइंड में एक मैलाफाइड इंटेंशन थी, एक बोनाफाइड इंटेंशन नहीं थी, और मैलाफाइड इंटेंशन भी क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने की थी। साइकोलॉजिकल, कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फैक्ट हम ट्रांसफरर के माइंड के अंदर घुस के तो देख नहीं सकते हैं कि उस टाइम पे उसकी क्या इंटेंशन थी। फॉर दैट पर्पस देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस which are taken into consideration just like section 41। जैसे वहां पे हमने कुछ सर्कमस्टांसेस पढ़े थे जिनको ध्यान में रख के हम ये डिसाइड करेंगे that yes this person is a real owner and this person is a mere ostensible owner। वैसे ही whether the transfer is made only with the intent to defraud the creditor or whether it was a genuine transfer, इसके लिए we have certain circumstances or circumstantial events which are to be considered in order to decide that the transfer was fraudulent or not, the intention was bona fide or mala fide। जैसे सबसे पहला circumstance क्या होगा, that whether the transfer of immovable property was made secretly। सीक्रेटली का क्या मतलब है कि किसी को पता ना लगे और ट्रांसफर कर दिया, ज्यादा आउट पब्लिक नहीं की ये चीज, आपस में सीक्रेट मीटिंग्स हुई, प्रूफ कर दिया जाए अगर कि ये जो ट्रांसफरर है, जो डेटर है, ही वाज हैविंग सीक्रेट मीटिंग्स विद द ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी। सीक्रेट क्यों करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्रेडिटर्स को पता लग गया, दे विल नॉट लेट हिम ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। लेकिन उसका तो इंटेंशन है ना कि ट्रांसफर करना ही है, ट्रांसफर कर दो ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी से अपना डेट रिकवर ना कर पाए। So if there are circumstances showing that the transfer which was done by the transferor was done secretively, तो inclination होगा कि इतना secretively कोई person transfer कब करेगा, when he has a malified intention, when he is not acting in good faith। Yes or no? Second, when the transfer was made in haste। haste का मतलब होता है जल्दबाजी। जनरली अगर मैं इस प्रॉपर्टी की ओनर हूं, इफ आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी टू अ ट्रांसफरी, पहले मैं पूरा टाइम लूंगी, आई विल हैव सर्टेन मीटिंग्स विद द ट्रांसफरी, हमारे बीच में कुछ नेगोशिएशंस होंगे, किसको लेके, प्राइस को लेके, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके। वो ट्रांसफरी मेरा बैकग्राउंड चेक करेगा, मैं उस ट्रांसफरी का बैकग्राउंड, कहीं वो इंसॉल्वेंट तो नहीं है, पैसे कैसे दे पाएगा, वेदर ही हैज द फाइनेंशियल कैपेसिटी और नॉट। टाइम लिया जाता है।
बट अगर कोई ट्रांसफर बहुत ही हेस्ट में किया गया है, वन मीटिंग में ही, द मीटिंग वाज आल्सो, द प्रॉमिस वाज आल्सो डन, द प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट वाज आल्सो डन, इट वाज साइंड एंड इट वाज, द कंसिडरेशन वाज आल्सो पेड इन हैंड उसी टाइम पे, दैट मीन्स एक इंक्लिनेशन है कि डेफिनेटली द ट्रांसफरर वांटेड टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट क्रेडिटर अटैच ना कर दे उसकी प्रॉपर्टी को, उसके पहले जल्दी से वो ट्रांसफर करना चाह रहा था. So the transfer was made in haste. That is also one circumstance. इसके अलावा, for example, the circumstance that the transfer, ये जो ट्रांसफर किया गया है immovable property का, it was made immediately after the order of the court. जिस दिन कोर्ट ने क्रेडिटर के फेवर में, जो क्रेडिटर ने रिकवरी सूट फाइल किया था डेट का अगेंस्ट द डेटर, जिस दिन कोर्ट ने क्रेडिटर के फेवर में ऑर्डर पास किया दैट यस दिस क्रेडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर दिस मच अमाउंट फ्रॉम दिस डेटर, उसके तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, द ट्रांसफरर ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी. तो ये भी कंडक्ट है which shows that he was not doing it in a bona fide way, rather he has a malified intention. Yes or no? So the transfer was made secretly, the transfer was made in a haste, the transfer was made immediately after the order of the court which was made in favor of the creditor. इसके अलावा the consideration amount which was paid, ये भी circumstance हो सकता है कि जो कंसिडरेशन अमाउंट इस ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में पे किया गया है, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम. मतलब अगर 25 लाख वैल्यू है तो 10 लाख में ही उसने सेल कर दी. मतलब जो पहला बायर मिला, ही डिड नॉट इवन नेगोशिएट, ही डिड नॉट इवन से एनीथिंग. जो पहला बायर मिला उसी को, क्योंकि एक जेन्युइन पर्सन अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी जेन्युइनली ट्रांसफर करनी है, ही विल नेगोशिएट, he will inquire about the market price etc. yes or no. और वो कभी भी अपने एक जो कट टू कट कॉस्ट आ रही है उसके नीचे तो कभी ट्रांसफर नहीं करेगा ना, बिकॉज दैट इज अ जेन्युइन ट्रांसफर, और जेन्युइन ट्रांसफर में सेल है, सो द पर्सन इज सेलिंग द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ है आपको, दैट मीन्स आपकी इंटेंशन उस सेल के पीछे कभी भी सेल, एक्चुअल सेल करने की थी ही नहीं, और जब एक्चुअल सेल करने की नहीं थी, मतलब एक मैलाफाइड इंटेंशन हो सकती है टू डिफीट द क्रेडिटर्स. बहुत ही कम कंसीडरेशन के लिए एज कंपेयर टू द एक्चुअल प्राइस, प्रिवेलिंग मार्केट रेट से बहुत कम कंसीडरेशन के लिए उसने ट्रांसफर कर दिया. इट ऑल्सो शोज दैट ही इज एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली टुवर्ड्स द क्रेडिटर. ऑल्सो एक और फैक्ट हो सकता है कि व्हाट ही डिड, ही ट्रांसफर्ड हिज एंटायर प्रॉपर्टी. मतलब अगर उसके पास 3 प्रॉपर्टीज थी, उसने सब ट्रांसफर कर दिया एक साथ. दैट ऑल्सो शोज दैट ही वांटेड टू सेव ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी फ्रॉम द क्रेडिटर सो दैट द क्रेडिटर कैन नॉट अटैच ईदर ऑफ द प्रॉपर्टीज. उसने सारी की सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दी. तो क्या ये सर्कमस्टांसेस हम कंसिडर नहीं कर सकते टू डिफाइन और टू एसर्टेन वेदर द इंटेंशन, क्योंकि इसके अलावा इंटेंशन बीइंग अ स्ट्रिक्टली साइकोलॉजिकल फैक्ट डायरेक्टली तो हम देख ही नहीं सकते. क्या कोई डायरेक्ट इसके लिए कोई आई विटनेस या कोई डायरेक्ट हो सकता है कि यस इसके दिमाग में, मैं आई विटनेस हूं कि इसके दिमाग में मैलाफाइड इंटेंशन ही है, ऐसा कोई डायरेक्टली बोल सकता है क्या? नो, बिकॉज वी कैन नॉट पुट अ पाइप इनसाइड और अ ट्यूब इनसाइड द माइंड ऑफ द ट्रांसफरर एंड पीप इनसाइड कि उसके माइंड में बोनाफाइड इंटेंशन है या मैलाफाइड इंटेंशन है. वो तो पॉसिबल नहीं है. तो हमें इनडायरेक्टली देखना पड़ेगा, और जब इनडायरेक्टली देखते हैं उसको बोला जाता है सर्कमस्टेंशियल प्रूविंग ऑफ द फैक्ट. मतलब क्रेडिटर को अगर इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर प्रूव करनी है, इट हैज टू बी प्रूव सर्कमस्टेंशियली. और सर्कमस्टेंशियली का कुछ अब हमने जो सर्कमस्टांसेस डिस्कस किए ये एग्जॉस्टिव नहीं है. दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ दी सर्कमस्टांसेस जो कंसिडर किए ही जाएंगे. इसके अलावा what will be the circumstances which are to be considered, it also depends upon the facts and circumstances of the case. But definitely directly तो prove नहीं हो पाएगा, circumstantially ही prove किया जा सकता है. समझ आ रहा है यहां तक? Firstly, it has to be a transfer. The subject matter should be immovable property.
then it should be with the intention to either defeat, means to defeat the entire interest of the creditors, or to delay, that means to cause the cause of action of the creditor to expire or to become time barred, to cause delay, and creditors of the transferor and not the transferee. मतलब जरूरी क्या है 53 के लिए, वो ट्रांसफर एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर वॉइडेबल तभी होगा जब इंटेंशन ट्रांसफरर के क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने की थी, ट्रांसफरी के क्रेडिटर को नहीं. द इंटेंशन शुड बी टू डिफीट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर एंड नॉट द ट्रांसफरी. समझ आ रहा है? देन उसका लीगल इफेक्ट देखेंगे. लिख लो इसको. कल हमने इसकी पॉलिसी लिखी थी. ओके, नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करो. फॉर सेक्शन 53 टीपीए टू अप्लाई, फॉर सेक्शन 53 टीपीए टू अप्लाई, the following essential elements must be fulfilled. Must be fulfilled. First, transfer of immovable property. Please write, this section will apply, this section will apply only where the transaction is a transfer of property within the meaning of Section 5 TPA. Thus, it must not be in the form of partition, merger, relinquishment, etc. Relinquishment, etc. Also, the subject matter must be an immovable property and not a movable property. Next point, intention to delay or defeat the creditors. The transfer shall be fraudulent. The transfer shall be fraudulent only when there is a mala-fide intention of either
defeating the interest of creditors or causing delay in the cause of action of the creditor. इसी पॉइंट में नेक्स्ट पैरा, द डिसीजन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन must be taken after considering the facts and circumstances and there is no specific criteria to ascertain such intention. To ascertain such intention. For example, the following circumstances may be kept in mind. First, the transfer was made secretly and in haste. Next, the transfer was made soon after the decree was passed in the favor of the creditor. The decree was passed in the favor of the creditor. Next, the transferor was indebted. And alienated his whole property. Next, the consideration is very small in comparison with the value of the property. Next, that no consideration has been actually paid. ये भी तो हो सकता है कि कोई consideration actually pay की ही नहीं गई,
कि अगर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों ने आपस में अग्री करके एक मैलाफाइड ट्रांसफर किया है, तो उन्होंने सिर्फ दिखा दिया कि हमने ट्रांसफर किया, एक्चुअली कोई कंसिडरेशन पे की ही नहीं गई